हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 19 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। अब इसके अंदर आपको टोटल मिलेंगे 34 टेस्ट, जिसमें आपको 7 सी सेट टेस्ट भी इंक्लूडेड है। अब ये जो जैसे आप जानते हो प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, तो बहुत आपको हेल्पफुल ये होने वाली है। इसके अंदर आपको मेंटरशिप सेशंस हो गया, आपके अप्रोच हो गया, मल्टीपल रिवीजन और साथ ही साथ 1.5 साल के करंट अफेयर्स, तो अलग अलग फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिए कि ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मीडियम्स अवेलेबल है एंड हिंदी और इंग्लिश में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो dpp.onlyas.in पे जाके एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप इन पे आके इन नंबर से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है एसर रिपोर्ट के बारे में। देखिए एसर की फुल फॉर्म समझिएगा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो नाम से एक बात क्लियर हुई कि सर एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि एजुकेशन का क्या स्टेटस है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सारी बातें यहाँ पे होती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है, व्हाट इज दैट, कि इसको रिलीज किया जाता है बाय प्रथम। अब सर प्रथम क्या है? देखिए प्रथम है एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ना यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मान लो बोल दिया कि एसर रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है, तो नहीं भैया, ये गलत है। इसको कौन रिलीज करता है? एक एनजीओ है प्रथम नाम से, उसके द्वारा रिलीज करी जाती है। अब इन्होंने देखो, जैसे आप नोटिस कर रहे हो, देखो एजुकेशन को काफी इंपैक्ट हुआ पिछले 2 सालों के अंदर, या 2 या 3 साल कह सकते हैं, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, स्कूल्स काफी बंद रहे, आप जानते हो हर किसी के पास, हमारे पास डिवाइसेस तो है नहीं डिजिटली की पढ़ पाए, तो डेफिनेटली बच्चों को काफी यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पर एसर रिपोर्ट ने इसी चीज को हाईलाइट किया है कि जो लर्निंग गैप है ना, वो बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग हो गया, अर्थमेटिक हो गया, इसमें रिगार्डिंग काफी सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ट्यूशन ट्रेंड्स की, तो हमें देखने को मिला है ना कि पिछले सालों में जो प्राइवेट ट्यूशन की बात करें तो उसमें एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिल जाएगी। देखो एग्जैक्ट ना आपको नंबर नहीं ध्यान रखने की, अच्छा इतने परसेंटेज है, पर थोड़ा सा एक आइडिया अगर होगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एसर रिपोर्ट के अंदर जो एसर सर्वे की बात कर लो, तो 3 से लेके 16 एज ग्रुप वाले उन चिल्ड्रंस को हम यहाँ पे केटर करते हैं। तो प्री एजुकेशन से लेके बेसिकली जो प्री प्राइमरी कह लो, वहां से लेकर 16 एज ग्रुप तक ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर चेक किया जाता है कि ये क्या पढ़ पाएंगे, अरिथमेटिक स्किल्स इनके कैसे हैं। जैसे मान लो कोई 5th क्लास का स्टूडेंट है, तो क्या वो प्रॉपर चीजें जो एक्सपेक्टेड होती हैं एक 5वीं क्लास के बच्चे से, क्या वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे असेस करी जाती हैं। अब इन्होंने नोटिस किया है कि जो स्कूल बंद रहे 2020-21 में, उसका इंपैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर आप कुछ और चीज नोटिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। जैसे 2018 में 97.2% था, अभी बढ़कर क्या हो गया है, 98.4% हो गया है। तो जो नंबर था ना कि कितने बच्चे एनरोल्ड नहीं है, वो नंबर में कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले 2.8% से अब उसमें एक डिक्रीज आया है 1.6% का, विच इज अ गुड थिंग, राइट। उसके साथ ही अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एनरोलमेंट ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पहले 65% था, अब अराउंड 73% देखने को मिल गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको आइडिया इसके रिगार्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा एक जो नंबर में बात कर रहा था ना, कि जैसे मान लो क्लास 3 के बच्चे हैं, क्या वो जो क्लास 2 के बच्चे के लेवल के होंगे वो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक डिक्रीज देखने को मिला है, विच इज अ नेगेटिव थिंग, कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे चिल्ड्रन हैं, वो अगली क्लासेस में पास तो हो जा रहे हैं, पर उनका जो लेवल है, चाहे आप बात कर लीजिए न्यूमरेसी का लेवल, बात कर लीजिए रीडिंग लेवल कह लीजिए, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। तो क्लासेस भले ही प्रमोट होते जा रहे हैं, पर ओवरऑल नॉलेज इंडिकेटर्स उनके नहीं बढ़ रहे। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा प्रथम के बारे में और जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ, ठीक है, इनके द्वारा फाउंड की गई थी ताकि कोशिश किया जा पाए कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। ये इनका फोकस था। इनका मिशन भी इनफैक्ट यही है, एवरी चिल्ड्रन इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। ठीक है, मुंबई में इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1994 के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो ये थी एसर रिपोर्ट जो हमें पढ़नी थी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पॉट वैलिड ईगल आउल। अब इस तरह के ना कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है, जो स्पॉट वैलिड ईगल आउल है, जो आप पिक्चर के अंदर देख भी सकते हो, इनको स्पॉट किया गया है कहां के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर शेषाचलम जो फॉरेस्ट है, वहां पहली बार इनको स्पॉट किया गया है। तो कोई भी चीज जब पहली बार होती है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर्टिकुलर ईगल आउल को आप फॉरेस्ट ईगल आउल बोल सकते हो। ठीक है, लार्ज बर्ड है। ठीक है, साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे तो इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे इनकी लेंथ 20 से 25 इंच हो गया, वेट 1.5 से 2 केजी के बीच में हो गया, और काफी बोल्ड प्रेडेटरी बर्ड की तरह माना जाता है। रोडेंट्स हो गया, लिजर्ड्स, ये मेजरली इसके जो शिकार होते हैं। ठीक है,
इसके साथ ही इसको घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना, इन इंडिया, और साथ ही साथ श्रीलंका के अंदर इसको डेविल बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट किसको बोलते हैं या डेविल बर्ड किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि स्पॉट बेल्टेड ईगल आउल को ये चीजें हमें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ना जो आवाज होती है, जो चीखने की आवाज होती है, वो ह्यूमंस के जैसी है, जैसे हम लोग जैसे चीखते हैं ना, उसके जैसे ही इसकी स्क्रीम हमें देखने को मिल जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप जानते भी होंगे आउल्स के बारे में, वैसे ये रात के टाइम पर एक्टिव होता है, ठीक है ना, तो ये नॉकटर्नल है, दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम ये एक्टिव होता है, दिन के टाइम ये छुप जाता है। इसके साथ ही हैबिटेट कहाँ पे देखने को मिलेगा? लार्ज ट्रीज हो गए, थिक फॉरेस्ट हो गए, तो और अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वहां पर देखने को मिल जाएगा। IUCN के हिसाब से इसका स्टेटस क्या है? दैट इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बट पता होना जरूरी था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पदयाप एलिफेंट। ठीक है, बस यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा कि यार ये वर्ड न्यूज में था पदयाप, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो यहां पर क्या हुआ है, एक ड्राइवर के अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो यहां पर जो पदयाप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिला? एक तरह का क्या है, ये एक वाइल्ड एलिफेंट है। कहां देखने को मिलेगा? मुन्नार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन है, ठीक है, काफी अच्छी जगह, आप कभी जा भी सकते हो, बहुत सुंदर है। ठीक है, केरला के अंदर जो मुन्नार जगह है ना, तो मुन्नार जगह में ये चीज हमें देखने को मिलती है, ये जो पर्टिकुलर पदयाप में वाइल्ड एलिफेंट की मैं बात कर रहा हूं। अब ये काफी स्पेशल टाइप का एलिफेंट है, यहाँ पर क्या है कि इसको स्पॉट करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि जो इसकी जो लेग है वहां पे थोड़ा वो लंगड़ी है एक तरह से, मतलब इसको डिफिकल्टी होती है वॉक करने के अंदर, और काफी ना लोगों के साथ ही काफी कई बार ना हमें देखने को मिल जाता है कि ठीक है, जो लोगों के वाले एरियाज होते हैं वहां पर अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो 1999 में ना एक तमिल मूवी थी पदयाप, उसके कैरेक्टर के नाम के ऊपर इनका रखा गया है नाम। जैसे आप लोगों में से जो हिंदी बेल्ट से होंगे ना, उन्हें शायद हाथी मेरे साथी मूवी देखी होगी, तो वैसा ही कुछ मतलब, ठीक है ना, तो उस तरह से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर भी जो पदयाप है तो उसको भी एक तरह से लोगों की तरह ही एक तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। एक देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या पूछा कि मस्क डियर को आप कहां पर देखोगे अपनी नेचुरल हैबिटेट के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि जैसे जो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें दे रखी हैं, इनका थोड़ा आइडिया हो। जैसे जब मैं बात करता हूँ अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाती है। उसी तरह से गंगोत्री भी आप जानते हो, उत्तराखंड, राइट। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यूपी के अराउंड हमें आसपास देखने को मिलती जाती है, उत्तर प्रदेश वाले एरिया। मानस नेशनल पार्क तो जानते ही हो आप, असम के अंदर। तो जो मस्क डियर की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो मस्क डियर को, तो मस्क डियर हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? ये जो उत्तराखंड वाले एरिया थे, एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, तो इन ऑप्शंस में से हमें ये मस्क डियर इन पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, राइट। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मैरी टाइम जोन। जो सुप्रीम कोर्ट में ना एक बेसिकली एक प्ली आई थी कि ये जो एक तरह के नेट होते हैं, परस्यूसाइन नेट, ठीक है, आपको इसके बारे में परसाइन नेट के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर एक तरह की ना फिशिंग टेक्निक ही है। तो उस फिशिंग टेक्निक के रिगार्डिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर था, तो उसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैरीटाइम जोन को समझना। दरअसल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हमारे पास एक कन्वेंशन है। व्हाट इज द कन्वेंशन? यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। देखो अब हमें देखना पड़ेगा ना कि जो हमारे समुद्र है वहां पर किस, कहां पे कौन से एरिया के अंदर किसकी जुरिस्डिक्शन रहेगी, कहां पर किस कंट्री के लॉज रहेंगे, कौन से इंटरनेशनल वाटर्स हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम रोक पाएंगे। उसीलिए एक तरह की कन्वेंशन है यूएन क्लॉज, ठीक है, इसको लॉ ऑफ सी भी करके बोला जाता है। तो इसको ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होती है हमारी, जैसे ये हो गया एक बेस लाइन। अब बेस लाइन के जो अंदर वाला है, ठीक है, इसको बोल दिया क्या? इंटरनल वाटर। जो बाहर वाली साइड है उसको बोल दिया क्या? ठीक है, आपको आप देख सकते हो ये जो नेशनल एयर स्पेस वगैरह, या फिर आप इसको एक तरह से टेरिटोरियल सी, या फिर ठीक है टेरिटोरियल सी आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटिगुअस जोन आ जाता है, एंड 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन तक एक्सटेंड होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड उसके बाद बाकी का एरिया आ जाता है। थोड़ा आपको इसका ऑर्डर और थोड़े वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा अगर आपको डिटेल में लेके चलूं, तो देखो यूएन क्लॉज एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि एक फ्रेमवर्क देती है कि किस तरह से मैरीटाइम स्पेसेस को कैसे यूज करना है, कहां पर किसका लीगल स्टेटस कहां रहेगा, कौन सी कंट्री अपने लॉ वहां पे लगा सकती है। तो यही सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे पहला बेस लाइन मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है, ये है बेस लाइन। तो बेस लाइन क्या है? एक तरह की एक लाइन है जो कि रिकॉग्नाइज कर जाती है उस स्टेट के द्वारा। फिर इंटरनल वाटर, अब देखो इंटरनल वाटर कौन से थे? ये वाले जो अंदर वाली साइड है, ये देख रहे हो, ये है बेस लाइन,
तो बेस लाइन के अंदर जो लैंड वाली साइड है उसकी बात करा जा रहा है। तो जो वाटर ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन वाली साइड आते हैं उसको इंटरनल वाटर बोला जाता है। और यहाँ पर उस स्टेट की पूरी सॉवरेनिटी होती है, आपको पूरे आपके ही राइट चलेंगे यहाँ पे, आपका वो आपकी ही कंट्री का पार्ट है, तो पूरी सॉवरेनिटी उसी पर्टिकुलर स्टेट की यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ना इनोसेंट पैसेज का भी कोई राइट नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है, देखो मान लो किसी शिप को यहाँ से निकलना है, बस सिंपली निकलना है, कोई और चीज नहीं करनी, तो वो चीज भी अलाउड नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे इनोसेंट पैसेज का भी राइट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासिंग थ्रू द वाटर विच आर नॉट प्रीजुडिशियल टू पीस एंड सिक्योरिटी, कि अगर सिंपली किसी को निकलना है ना कि पीस और सिक्योरिटी को हार्म भी नहीं कर रहे, वो चीज का पैसेज भी यहाँ पे नहीं होता। तो ये इनोसेंट पैसेज यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बेस हो गया, पोर्ट्स हो गया, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगला पार्ट क्या है, टेरिटोरियल सी। एक बार इमेज के अंदर वापस चलते हैं। टेरिटोरियल सी कौन सा था, ये वाला। ये देखो ये बेस लाइन से कितने दूर है, 12 नॉटिकल माइल्स, पर ये लैंड वाली साइड नहीं है, ये सी वाली साइड है। तो इसी वजह से टेरिटोरियल सी आपको मिलेगा 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन टुवर्ड्स सीवर्ड, ठीक है। तो यहां पर भी हमारी सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, कुछ राइट्स हमारे यहाँ पर भी एक्सटेंड करते हैं, पर ठीक है यहाँ पर हमें इनोसेंट पैसेज देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है क्या, कंटिगुअस जोन। ये देख रहे हो, तो ये कंटिगुअस जोन क्या है, ये दरअसल में ना बेस लाइन से देखो 12 नॉटिकल ये, 12 नॉटिकल ये, तो टोटल 24 नॉटिकल माइल तक क्या एक्सटेंड करता है, कंटिगुअस जोन। दरअसल कंटिगुअस जोन और कुछ नहीं है बल्कि एक तरह का इंटरमीडिएट जोन है बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड, जब हम बात करते हैं हाई सीज की तरफ चलते हैं, तो एक तरह का बीच में इंटरमीडिएट एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो कोस्टल स्टेट है उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। किस तरह के राइट्स, ये राइट्स इस तरह के हो सकते हैं कि आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो, कई बार किसी की रिगार्डिंग पनिशमेंट हो सकती है कुछ पर्टिकुलर चीजों के रिगार्डिंग, ठीक है, कस्टम लॉज हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा और क्या आ गया उसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या है, देखो ये पूरा यहाँ से हम देख सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है सीवर्ड वाली साइड के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हम ईईजेड बोलते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि आप अपनी एनर्जी वहां पे क्रिएट कर सकते हो, पानी से, विंड से, करंट से, ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो मिनरल्स, जो नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद फिर बियॉन्ड उसके बाद क्या आता है, हाई सीज, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो सी वाटर है वो हमें हाई सी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर नहीं देखो कोई ये चीजें होती, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे ना नेशनल यूरिडिक्शन, तो उसके बियॉन्ड ये चला जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी करना हो पीसफुल पर्पस के लिए तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे मैरीटाइम जोन हमें पढ़ने थे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नीला कुरुंजी। दरअसल में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये जो नीला कुरुंजी है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 के अंतर्गत डाल दिया है। अब ये है क्या, ये जरा पिक्चर में देखो, दरअसल में कुछ नहीं है, ठीक है, एक तरह के श्रब है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मीनिंग क्या है इसका, नीला कुरुंजी का, ब्लू फ्लावर, ठीक है, आप देख भी पा रहे हो पिक्चर के अंदर। तो होता क्या है ना, ये फ्लावर इतने स्पेशल हैं कि 12 साल में खिलते हैं, ठीक है, 12 साल में एक बार खिलते हैं, ब्लूम्स वंस इन एवरी 12 ईयर। तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे, इतना जो लॉन्ग इंटरवल होता है ना, तो काफी यहाँ पे अनयूजुअल चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब देखो नीलगिरी माउंटेन रेंज के बारे में आपने सुना होगा, नील क्या होता है, ब्लू, ठीक है ना। तो ये जो फ्लावर्स है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं नीलगिरी को अपना नाम दिया है, ठीक है, नीला हमने भी देखा ना अभी ब्लू फ्लावर्स के बारे में, तो ये जो नीलगिरी का नाम है ये भी इसी से कहीं ना कहीं पड़ा है। अब एक कुंती रिवर है, ठीक है ना, उससे इंस्पायर्ड है यहाँ पे, ठीक है, केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से पार्क करती है, तो वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसको कुरुंजी नाम से भी बोला जाता है, बेसिकली नीला और कुरुंजी, ठीक है। तो काफी हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलती है, 1300 से 2400 मीटर के रिगार्डिंग। एक ट्राइबल है, प्रलिवन ट्राइबल जो लोग हैं तमिलनाडु के अंदर, वो इसको ना एज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। कैसे, देखो एज हमें मान लो पता नहीं है, अब साल नहीं पता, पर इतना पता है कि ये जो ये वाले फ्लावर्स है ना, ये 12 साल बाद खिलते हैं। तो आपको उस हिसाब से ना आपको एज पता लग जाएगी, अच्छा यार इसकी एज अप्रोक्सीमेटली इतनी होनी चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे नहीं होता था कि आप सूर्य के हिसाब से दिन का टाइम देखते थे, उसी तरह से एज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया करते थे इसको, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है हमें सितंबर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको साथ ही साथ वहां पे हमें एक टेम्पल देखने को मिलेगा, कुरुंजी अंडरवर्ल्ड टेम्पल, ये हमें तमिलनाडु के कोडिकनेकल के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि तमिल गॉड मुरुगन उनके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो वो भी इन प्लांट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेलारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर संदूरू हिल्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स के अंदर शेवरॉय, वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो ये थे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मेक श्योर कि आप इनको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कल 5 क्वेश्चंस दिए थे, उनका बता देता हूं क्विकली आंसर।
यहाँ पे था यूएन जनरल असेंबली क्या बाइंडिंग रेजोल्यूशन करती है? देखो कुछ लोगों ने आपने ट्रू कर दिया, बट नहीं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात होती है, वो करती है बाइंडिंग रेजोल्यूशन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फर्क समझो, मैंने प्रिंसिपल ऑर्गन बताए थे ना, तो सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो ये यूएन सिक्योरिटी करती है। दूसरा, एसडीआर के अंदर ये क्या यही पांचों होते हैं? द आंसर इज नो, इंडियन रुपी नहीं है सर। ठीक है, तो कौन सा है? चाइनीज का जो रेनमिनबी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तीसरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है? सर ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। मैंने बताया था ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू है। कौन सा? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, उसके अंतर्गत बनी है। और किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। चौथा स्टेटमेंट, काली गंडकी रिवर क्या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। तिरुकुरल क्या इसको तोलकापियर के द्वारा कंपोज किया गया है? नहीं, थिरुवल्लुर के बारे में हम कल पढ़ रहे थे, तो ये स्टेटमेंट भी हमें यहाँ पे फॉल्स देखने को मिल जाएगी। तो ये थे 5 क्वेश्चंस के आंसर। ये पांचों के मुझे आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ ही देखो, टेलीग्राम के ग्रुप पे ना पीडीएफ अपलोड मैं डेफिनेटली करता हूँ, कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट आती जरूर है पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप टेलीग्राम से पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।